सरल स्वभाव, ईमानदार छवि। आप देख ही रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, और बड़ी बात यह भी है कि मेरे गृह राज्य से हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये सेशन कर रही हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोहर लाल खट्टर जी। धन्यवाद। 2014 के चुनावों से पहले मनोहर लाल जी, आपको हरियाणा चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और आप ही के नेतृत्व में 10 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इस बार टारगेट क्या है? अगर मैं ठीक कहूं तो 8 में से 7 जीते थे। 2 सीटें हमने लड़ी नहीं थी, अपने किसी पार्टनर के साथ छोड़ी थी, और वो दोनों सीटें हार गए थे। हमने तो 8 में से 7 जीती थी। चलिए, इस बार टारगेट क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले 4.5 वर्ष में जिस प्रकार का क्रम, चुनावों का क्रम अपनाया हुआ है, पहला चुनाव हमारे यहाँ फरीदाबाद नगर निगम का हुआ, वो हमने जीता। उसके बाद गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव हुआ, वो हमने जीता। उसके बाद हरियाणा में सभी पंचायतों का, पंचायती राज यानी पंच से लेकर के और जिला परिषद के सदस्य तक वो चुनाव हुए, उसमें लगभग 90% चुनाव हमने जीते। उसके बाद हमारे 5 नगर निगमों में डायरेक्ट मेयर के चुनाव हुए, 5 हमने बड़ी मेजोरिटी से जीते। और आखिरी चुनाव जिसकी चर्चा सब दूर हुई, न केवल हरियाणा में बल्कि देश भर में, वो जींद का उपचुनाव था। उस जींद के उपचुनाव को भी हमने जीता। इतने सब चुनाव लगातार जीतने के बाद अब मेरा विश्वास है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर नरेंद्र भाई मोदी की झोली में। लेकिन 2014 में मोदी की लहर थी, यूपीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और लोग वो बदलाव चाह रहे थे। अब 2019 में जनता एक बार फिर से बीजेपी को मौका दे तो क्यों दे? बहुत साफ कारण है इसके कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर थी। उन्होंने गुजरात का अपना एक अनुभव जो उनका था, वो जनता को एक प्रकार का जनता के सामने था। देश के बारे में हमारी जो सोच थी वो जनता को बताई थी। और मैं ये कहता हूं कि भी देश के लिए उपलब्धियां इस नाते से, एक हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उतने मात्र की 5 साल की उपलब्धियां थी। कांग्रेस के खिलाफ जो कुछ कहा जाने वाला था, वो हमारा जो पिछला 55 साल का कांग्रेस का राज था, वो हमारे सामने था। हमारी अपनी उपलब्धियां जो अब इन 5 सालों में हैं, अगर उन 5 सालों की आज की उपलब्धियों को जब हम जोड़ते हैं तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि निश्चित रूप से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएगी। और उन उपलब्धियों में बड़ी उपलब्धियां, देश के गरीब समाज के कल्याण की योजनाएं, ये तो सब ही हैं। साथ में देश की रक्षा सुरक्षा के नाते जो इतने बड़े कदम उठाए, उदाहरण के लिए अगर हम पुलवामा की घटना को लें, पुलवामा की घटना के बाद देश का ये पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी सेना को पूरी छूट दी कि जो आप समय, स्थान या कौन सा काम करना, ये आपको पूरी छूट है। कभी किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी छूट नहीं दी। उनको पूरी सेना पर भरोसा था, और उस भरोसा जो है उस सेना ने कायम रखा, जिसके परिणाम स्वरूप और जो कर हमारी एयर सेना ने, एयर फोर्स ने, और जाकर के जिस प्रकार से घटना की, और आतंकवादी जो अड्डे थे उनको सत्यानाश किया उनका, और इस प्रकार से इस विश्वास के साथ आगे बढ़े। एक छोटी बात और मैं इसमें जोड़ूंगा कि न केवल देश की सुरक्षा यहां तक सीमित रही, जिसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना हम मजबूत है, लेकिन अभी 5 दिन पहले हमने देखा कि आज दुनिया में बहुत से देश अंतरिक्ष के अंदर उपग्रह छोड़ रहे हैं, सैकड़ों उपग्रह इस समय काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये मन में एक विचार उठता था, शंका आती थी कि किसी देश ने इस प्रकार के उपग्रहों के माध्यम से किसी देश के ऊपर हमला कर दिया तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी। 5 दिन पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों ने DRDO के माध्यम से, और जब सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ाया, तो ये देश की महाशक्ति जब बनी, ये देश महाशक्ति बना दुनिया में, ये कितना बड़ा प्रमाण है कि हमारे देश के लोगों का जो स्थान है दुनिया के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल पंडित ये भी कहते हैं कि बालाकोट से पहले बीजेपी इतने स्ट्रॉन्ग विकेट पर नहीं थी। उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि सरकार की अगर कुछ कमियां रही भी, तो क्या वो बालाकोट ने ढक दी? नहीं, देखिए, बालाकोट के पहले से हम ऐसा मजबूत नहीं थे, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी हमारी सेनाएं बराबर जवाब देती थी हर बात का। हमारे देश में हर प्रकार के, हर क्षेत्र की यानी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री को होती थी। लेकिन ये तो एक संयोग ऐसा हुआ कि इस अवसर ऐसा आया, उस अवसर पर मुंह तोड़ जो जवाब दिया, उस जवाब देने का जो ढंग था, वो एक मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री की एक जो उनका दृढ़ निश्चय
वो सामने आया कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। एक और वो पार्टी है जो कि राष्ट्रवाद को अपने कंधे पर लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रही है, और दूसरी ओर वो पार्टी है जो आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई नजर आती है। ये जो नैरेटिव बिल्डअप है, आपको लगता है कि इसने आपका काम आसान कर दिया है? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के देश, राष्ट्र, ये क्या है, इसकी कल्पना मैं समझता हूं अगर सारी जनता जब करती है, उनको ध्यान में आता है कि विचार के नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए देश क्या है। ये देश हमारे लिए भूमि का टुकड़ा नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी है, बाकी जो इस प्रकार की आलोचना करने में लगे हुए हैं, वो भारत को एक केवल जमीन का टुकड़ा मानते हैं। हम इस देश को मां मानते हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा इसमें। इस देश की भक्ति हमने जी जान के ऊपर हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारे देश सबसे पहले, बाकी सब बाद में। बाकी पार्टियां क्या सोचती हैं, मैं पहले, देश जाए भाड़ में। मुझे याद है जब आपने घोषणा पत्र अपना जारी किया था, उसका नाम आपने दिया था शपथ पत्र, और उस पे 150 से भी शायद ज्यादा वादे आपने किए थे। उनमें से कितने वादे पूरे हुए? और खासतौर पर जो नौकरियों का आपका जो मॉडल है, कहाँ की बात कर रहे हैं, हरियाणा की? हाँ, देखिए, मैं इक्का दुक्का बात तो नहीं कह सकता, वरना जितने वायदे हमने किए हैं एक एक करके हम हिसाब लगाते हैं, 95% काम हमने पूरे किए हैं। और ऐसे ऐसे काम पूरे किए हैं जिनके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था। बहुत विषय तो ऐसे भी हम लाए हैं जो हमारे उस समय के घोषणा पत्र में थे ही नहीं। उदाहरण के लिए, हमने देश की पंचायतें, जो एक नया लीडरशिप खड़ा होता है, उसको पढ़े लिखे की श्रेणी में लाना चाहिए, उनके ऊपर एक कंडीशन लगानी चाहिए। पंचायती चुनाव में एक नियम बनाया कि कोई भी पंच, सरपंच या इससे ऊपर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कम से कम 10वीं पास जरूर होगा। ये हमने नियम बनाया, एक्ट बनाया। एक्ट चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और एक प्रकार से खारिज ही कर दिया, और बाद में चुनाव चलता हुआ रोक दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, और मैं समझता हूं शायद देश के इतिहास में पहली घटना है कि चुनाव घोषित होने के बाद, नोटिफाई होने के बाद चलते चुनाव को कोर्ट रोक दे, वरना कोर्ट रोकता नहीं था। ये पहली बार रोका, हमको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 45 दिन की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिसीजन है, ये जो एक्ट बनाया हरियाणा ने, नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो दिस शुड बी फॉलोड। यानी इस प्रकार के काम हमने किए, और घोषणा पत्र के सारे काम किए हमने। घोषणा पत्र में कहा था कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार को इसको मानधन देंगे काम के बदले में, 100 घंटे काम के बदले में। हमने घोषणा की कि ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इनको 9,000 रुपया, 7,500 रुपया 100 घंटे काम के बदले इनको देंगे, ताकि ये अपने परिवार पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बोझ न रहे। हमने तय किया, 60,000 नौजवानों को इसका लाभ हुआ है। ठीक है। मैं हरियाणा से हूं, तो आना जाना लगा रहता है और लोगों से चर्चा होती है, तो सब कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। देखिए, पहली बात तो ये तो शब्द ठीक नहीं है। हमारे यहाँ एक वातावरण बना है कि काम करना तो ईमानदारी से करना, भ्रष्टाचार से नहीं करना है। मैं 90 विधानसभा सीटों पर जब मैं जाता था तो मंच पर अपने अधिकारियों को बुलाकर उनको भी आगाह करता था कि आप भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर याद रखिए ये मनोहर लाल की सरकार है। हम अपने नेताओं को संकल्प कराते थे कि अब आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है। जो नेता, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा साइकिल है, नेता, अधिकारी, कर्मचारी और जनता के भी लोग उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हमने उसको तोड़ा है। लेकिन आपके विरोधियों ने पावर डिपार्टमेंट में घोटाले के आरोप भी लगा दिए आप पर। क्या लगा रहे? पावर डिपार्टमेंट में घोटाले के आरोप भी लगा दिए। पावर डिपार्टमेंट में जिस व्यक्ति ने लगाए हैं वास्तव में खुद घोटालों में फंसा हुआ है, और जब फंसा हुआ है उनको लगता है कि मेरे घोटालों के ऊपर किस प्रकार से पर्दा पड़ जाए। हमने चैलेंज किया ओपनली कि आप एक भी विषय लेकर के आइए, केवल मीडिया में, अखबार में डाल देने से कुछ नहीं होता। आपके पास बहुत से एजेंसीज हैं, आप पुलिस में जाइए, आप सीबीआई में जाइए, आप विजिलेंस में जाइए, आप किसी भी प्रकार के उसके ऊपर कोई ना कोई तथ्य ला करके दीजिए, उसकी हम इंक्वायरी कराते हैं। उस प्रकार के तथ्य नहीं, और बल्कि पावर में एक हमारे यहाँ पिल्लर बॉक्स घोटाला हुआ था। वो पिल्लर बॉक्स घोटाला, उसका जो केंद्र था वो फरीदाबाद जिला और पलवल, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार वो उसमें फंसे हुए हैं। और वो फंसे हुए हैं तो कहीं उनको भी आंच ना आ जाए इसकी, इस नाते से उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। घोटाला जो हुआ वो पहले हुए हैं सारे, जिसके कारण से हमारा पावर डिपार्टमेंट घाटे में गया। और घाटा इतना हुआ कि 27,000 करोड़ रुपए का घाटा जब हम आए वो हमारी ओर पास ऑन किया गया। 2 साल में बढ़ना ही था, वो 30,000 करोड़ हो गया।
अंतोगत्वा हमने उदय योजना से 26,000 करोड़ रुपया सरकारी बजट में से पावर डिपार्टमेंट को दिया। पावर डिपार्टमेंट के जो लॉसेज है उनको समाप्त करने के लिए हमने वहां मजबूत आदमी लगाए, व्यवस्था बदली और हरियाणा की जनता को अपील की कि आप बिल देना शुरू करिए। जनता को बिल देने की आदत नहीं थी, खास करके रूरल डोमेस्टिक में तो बिल देते ही नहीं थे। 15% लाइन लॉसेज कम विरोधी यहाँ पर यह भी आरोप लगाते हैं कि बदले की कार्रवाई के तहत काम हो रहा है। जैसे रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ उसको लेकर यह आरोप है कि अगर वो वाकई भ्रष्टाचारी हैं तो फिर वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है आज। कल मोदी जी ने इसका उत्तर दिया है कि आखिर इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए कानून आड़े आते हैं, इसके लिए व्यवस्थाएं आड़े आती हैं, इसके लिए जो एक कॉकस बना हुआ है ऊपर शासन करने वाले प्रशासन करने वाले लोगों के बीच में बचाव करने वाले बहुत हैं। बहुत लोगों को इन 5 सालों में यहाँ तक ले आए हैं जेल के दरवाजे तक। अगली टर्म में उनको सबको यही किया था, ये करेंगे, अगले टर्म में हो जाएगा ये भरोसा आप दिला रहे हैं। ये करेंगे। आखिर ये बहुत, लेकिन ये इतनी धीमी रफ्तार क्यों है, सवाल दरअसल उसको लेकर ऐसा होता है कि ये सब एजेंसियां काम करती हैं। सरकार को किसी के खिलाफ सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। सरकार तथ्य जुटाती है, तथ्य जुटाने के बाद उन एजेंसियों को तथ्य देने पड़ते हैं। अगर किसी की विजिलेंस की जांच है, किसी की मानो ईडी की जांच है, किसी की सुप्रीम कोर्ट की जांच है, हाई कोर्ट की जांच है, तो इस प्रकार से क्षमा करना, थोड़ा आज स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, मैं जोश में बोल तो रहा हूँ, खांसी आ रही है, लेकिन ये सारे तथ्य देने पड़ते हैं। उनकी अपनी एक लंबी प्रक्रिया है। बिना सबूत के बिना कोई भी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। कानून ये कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दोषियों के बीच में एक निर्दोष भी फंस जाए, इसलिए निर्दोष सिद्ध कराने के लिए भी पूरा मौका देना पड़ता है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज बहुत चीजों के अंदर इस लेवल तक चीजें पहुंच गई हैं कि उसमें निश्चित रूप से कभी भी किसी को सजा हो सकती है। ये दिन सामने आने वाले हैं। ठीक है, एक आपने मुहिम की शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसकी शुरुआत आपने पानीपत से की और ये प्रधानमंत्री मोदी के दिल के भी बहुत करीब है ये वाला प्रोजेक्ट। आपको साधुवाद कि इतना ज्यादा सेक्स रेशियो कभी भी हरियाणा राज्य में नहीं हुआ जो आपके नेतृत्व में हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है आपसे कि अंतरिक्ष तक पहुंच गई बेटियां, मेडल लेकर आ रही हैं बेटियां, लेकिन छवि अगर हरियाणा की कहूं, मैं जब छोटी थी बचपन में मैं सुनती थी कि देयर इज नो कल्चर इन हरियाणा एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, ये बातें बहुत चला करती थी। ये छवि को बदलने में कहां चूक हो रही है? देखिए, हमने हरियाणा में जितने काम किए हैं वास्तव में वो छवि हरियाणा की बदल रही है। हरियाणा नाउ इज ए प्रोग्रेसिव स्टेट। ये जो चीजें यानी भूतकाल की थी, हरियाणा को बेटियों को गर्भ में मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, लेकिन जब आप स्वयं मान रही हैं 871 की जेंडर रेशो 2014 में थी, जो आज 922 टच कर गई है और अभी एवरेज 914 है। हमारा टारगेट है कि हम इसको 950 तक लेकर के जाए। तो कम से कम इस रेशो से मैं समझता हूं 4.5 साल में 45,000 बेटियां हमने बचाई हैं। 45,000 बेटियां। अगर ये जेंडर रेशो इस प्रकार से न बढ़ती तो ये कहीं ना कहीं घर में मारी जाती। इस नाते से बेटियों को बचाना, फिर बेटियों को पढ़ाना, पढ़ाने के लिए हमने ये तय किया कि शिक्षा छात्राओं को मिले, उसके गांव के घर के आसपास मिले। तो हमने एक पहला टारगेट रखा है कि हर 20 किलोमीटर दायरे में एक कोई ना कोई कॉलेज, कोशिश करेंगे छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज हो, नहीं तो कोएड हो, कम से कम पढ़ाई के लिए उनको जगह मिल जाएगी। जो छात्राएं 10वीं 12वीं के बाद पढ़ती नहीं थी उनको कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले। तो हमने 29 ऐसे नए कॉलेज छात्राओं के इस 4.5 साल में खोले हैं। लेकिन मनोहर लाल जी, एक शिकायत है और चिंता की बात है कि जो बलात्कार के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं 47%, और जो आपके अपहरण के केसेस हैं उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये जो आंकड़े हैं ये चिंता पैदा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आंकड़े आप कहां से लाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये चिंता हमको है कि ये बलात्कार के जो केस है ये नहीं होने चाहिए। 2012 में भी इसी प्रकार का एक ग्राफ बढ़ा था, बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ बढ़ा था, जो पीछे 2018 में भी एक बार ये बढ़ने को दिखा था। कभी कभी ऐसी घटनाएं लगातार हो जाती हैं तो जिसके कारण से वो ग्राफ बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन इसमें जो हमने पाया है, इसका विश्लेषण किया है कि ये कोई एक राजनीतिक समस्या नहीं है,
ये एक सामाजिक समस्या है और सामाजिक समस्या को हल करने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसमें दंडात्मक तरीके भी अपनाने पड़ेंगे कि दोषी को दंड दिया जाए, साथ साथ समाज में एक अवेयरनेस, समाज में एक संस्कार की पद्धति ये भी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आखिर ये समाज के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, जागरूकता लाने में सरकार की भी तो भूमिका होनी चाहिए। भूमिका मैं बता रहा हूं ना, जब दोष होता है उस दोष के कितना जल्दी हम उस दोषी को दंडित करते हैं, ये समाज से ये सरकार की भूमिका है। और हमने एक डर पैदा करने के लिए यहां तक भी किया कि 12 साल की बच्ची के साथ, उससे छोटी आयु की बच्ची के साथ यदि कोई इस प्रकार की घटना होती है उसको मृत्यु दंड देने वाला, घोषित करने वाला हरियाणा पहले राज्य था। अब उसके बाद इन घटनाओं को न हो इसके लिए दोषियों को दंडित करना, उनके लिए हमने कई प्रकार के सुविधाएं, इतनी सरकार की सुविधाएं, एक बार किसी के खिलाफ केस प्रूव होता है तो उसको जितनी सरकारी सुविधाएं, केवल मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर बाकी सब सुविधाएं, या राशन की सुविधा को छोड़कर 2 सुविधाएं हमने उसमें, बाकी सब सुविधाएं हमने वापस लेनी है। किसी को स्कॉलरशिप मिलता है वो वापस हो जाएगा, किसी को कोई इनाम मिला वो नहीं देंगे। आखिर सरकारी सुविधाएं जो मिलती है उनको सबको बंद कर दिया ताकि उनके मन में खौफ बैठे। एक जो बड़ी बात और मुझे कहनी है इसमें कि एक विश्लेषण ये भी है, जो एनसीआरबी जो बोर्ड है उसकी एक डाटा आया है कि लगभग 93% जो घटनाएं हैं रेप की ये बिटवीन नोन्स हैं। बिटवीन नोन्स जो घटनाएं होती हैं, ये जब आपने स्टेटमेंट दिया था मुझे याद है, इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। मैं आज भी उस स्टेटमेंट पर खड़ा हुआ, मेरी स्टेटमेंट नहीं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट एनसीआरबी का डाटा है, उसके अंदर उसका विश्लेषण है और उसको मैं इसलिए कहता हूं ये नहीं होनी चाहिए। और नहीं होनी चाहिए तो इसमें मैंने बताया ये जिम्मेवारी समाज की है कि समाज के अंदर जो नॉन आदमी है पहले तो आपस में मिलकर के संबंध बनाएंगे यानी दोस्ती के, फिर बाद में घटनाएं रेप की कोड होंगी, रिश्तेदारों में घटनाएं होती हैं, पड़ोसियों में घटनाएं होती हैं, तो ये घटनाएं ना हो, समाज की अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। अवेयरनेस बढ़ाए बिना हर व्यक्ति के ऊपर पुलिस संभव नहीं खड़ा करना। एक गुरुग्राम का नाम बदलकर तो आपने गुरुग्राम कर दिया, शायद बहुत से लोग यहाँ पर गुरुग्राम से भी हों इस वक्त, लेकिन इस दौर में जो बात हो रही है गुरुग्राम को लेकर वो सुर्खियों में है गलत वजहों से, कि सांप्रदायिक हिंसा को लेकर तनाव की स्थिति बन रही है, वहां पर नमाज पर विवाद हो रहा है, तो ये क्यों? देखिए ये तो मैं समझता हूं चूंकि गुरुग्राम हमारे मीडिया जगत के बहुत नजदीक रहता है, दिल्ली के नजदीक है, और हम जब भी कोई घटना वहां की होती तुरंत वहां पहुंचते हैं और उसकी घटना का वर्णन करते हैं। अभी जो पिछले दिनों में 20 तारीख की घटना हुई, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों में घटना हुई, और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जो थे उन्होंने 2 लड़कों को पहले पिटाई कर दी। वो 2 लड़के गए, कुछ लड़कों को और घर से बुला के लाए, उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। घर पर गए, पत्थरबाजी शुरू हुई, इधर से भी पत्थर चले, उधर से भी पत्थर चले। अब जहाँ थोड़ा इस प्रकार की घटना होती है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, उसमें कुछ लड़कों को चोट आई, उसमें मुसलमानों के लड़के भी थे, उनको भी चोट आई, हिंदुओं के लड़के उनके भी चोट आई। तो जब ये इस प्रकार की घटना को जब कम्युनल रंग देते हैं तो हम कहीं न्याय नहीं करते हैं। ये घटना हिंदुओं में भी हो सकती थी, ये मुसलमानों भी हो सकती थी। एक परिवार हिंदुओं का या एक परिवार मुसलमानों का, उसका किसी के साथ विरोध हो गया तो वो कम्युनल घटना, कम्युनल राइट नहीं है, या कम्युनल रंग उसको नहीं दिया जाना चाहिए। और बाद में एफआईआर हुई, एफआईआर में जिन लड़कों ने इस प्रकार के हमला किया या घटना की या पत्थरबाजी की, जो दौड़ गए थे, ऐसे लगभग 10 लड़कों को हमने पकड़ करके अंदर किया। बाद में काउंटर एफआईआर हुई है, काउंटर एफआईआर में जिनको चोटें लगी हैं उन्होंने काउंटर एफआईआर कराई, तो उसमें से ये कहा जाने लगा कि ये काउंटर एफआईआर क्यों हो गई है? एफआईआर तो कोई भी कराएगा, जो पीड़ित है कराएगा, तो पीड़ित ने काउंटर एफआईआर कराई। अब इसके अंदर आपस में जो भी दोषी है उसको ढूंढ करके उसको दोष दिया जाएगा, और सामाजिक तनाव न बने, समाज के लोग बीच में आकर के उसके अंदर हल निकालेंगे। तो ये मनोज जी, जो अभी वोटर जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए वोट देने के लिए हरियाणा में, वो जाट आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, वो कैसे भूल जाएगा? देखिए घटनाएं कई बार इतिहास ऐसा होता कि घट जाया करती हैं। अब उन घटनाओं का दोष जब निकालने लगेंगे, कोई ना कोई दोष कम दोषी होगा, कोई ज़्यादा दोषी होगा, सब दोष तो निकल ही आते हैं। लेकिन जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं उसको हमको कहीं ना कहीं भुलाना,
ये जरूरी होता है, समाज की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है दोषी को दंडित लेकिन करना। मनोज जी, जो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें बात कही गई थी कि 90 अधिकारी थे जो वहां पर इंटेंशनल नेग्लिजेंस रही उनकी ओर से, तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस की सिचुएशन बनी। मेरा कहना जो आप प्रकाश किया जा सकता था। जो प्रकाश सिंह रिपोर्ट की बात आप कह रहे हैं, उस प्रकाश सिंह रिपोर्ट के बाद जिन जिन अधिकारियों का नाम उन्होंने लिया उनको सबको दंडित किया गया। माइनर जिनका दोष था उनको ट्रांसफर किया गया, ज्यादा जिनका दोष था उनको दंडित किया गया और सस्पेंड भी किए गए, टर्मिनेट भी किए गए। तो इस नाते से वो एक जिनका फेल्योर था वो सब किया। लेकिन आपको मालूम है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना लंबा चढ़ा होता है, इनकी भावनाएं, हर एक की अपनी कुछ ना कुछ भावनाएं रहती हैं। उन भावनाओं से अलग हट करके, ऊपर हट करके ये लोग नहीं होते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं एक धारा इस प्रकार की बह कि हमको गलत काम करने के लिए उकसाना नहीं है। जो गलत काम करने के लिए उकसाता है उसके ऊपर नजर रखी जाती है। लेकिन उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। फिर राम रहीम की सुनवाई हुई, दोनों उसको अलग लेकर इतने समर्थक सड़कों पर आ सब गए। चीजें अलग अलग हैं। देखिए, अब अगर आप लेंगे तो सबसे पहले रामपाल की घटना लेनी होगी आपको। रामपाल की घटना कब हुई? रामपाल की घटना जब हम शासन में आए, हम अक्टूबर में आए 26 अक्टूबर को, और 7 नवंबर को कोर्ट ने कहा कि उनको पकड़ के हमारे हवाले पेश करो। अब कोर्ट का आदेश है, हमको रामपाल को पकड़ करके कोर्ट के हवाले करना ही होगा। कोई 10 दिनों में तो कोई घटना हुई नहीं। ये घटना तो उससे पहले उनकी करौथा में भी हुई, जिसके अंदर मर्डर भी हुए, जिसके अंदर लोगों की जानें भी गई। तो ये घटना उस समय भी हुई, लेकिन बाद में उसको क्यों नहीं ठीक किया गया? आखिर ये सरकार तो पिछली सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नए आश्रम में फिर उसी प्रकार की गतिविधियां क्यों चली? नहीं चलने देनी चाहिए थी। हमने अपना काम किया और विदाउट एफआईआर एक भी व्यक्ति के ऊपर उसके कोई खरोंच ना आए, हमने उनको पकड़ करके और कोर्ट के हवाले किया। उसको भी लोग कहते हैं हमारा फेल्योर है। जो हमारी सफलता है, उस सफलता को भी अगर लोग फेल्योर कहेंगे तो फिर जो मनोहर जी, वो कहा जाता है कि वोट के लिए सरेंडर कर दिया गया बलात्कार के आरोपी के सामने। आरोपी अलग है, नहीं रामपाल में बाबा राम रहीम नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ। दूसरी बात फिर जाट आरक्षण की आपने कही। जाट आरक्षण में ये पहला एक ऐसा ध्यान में आता विषय कि जब किसी की डिमांड सरकार मान ले और सरकार मानने के बाद फिर वो आंदोलन हो, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब 15-16 फरवरी को हमारी बातचीत हुई इन ग्रुपों से, हमने कहा ठीक है, हम इस बार सेशन के अंदर बिल लेकर के आएंगे और बिल लाएंगे, उसके अंदर इस आरक्षण को हम पुख्ता करेंगे। जो पहले कमियां रह गई होंगी आरक्षण में वो इस बार नहीं रहेंगी, उसको लेके आएंगे। इसके बाद भी अगले दिन फिर वो आंदोलन शुरू होते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन के पीछे राजनीति चल रही है। तो राजनीतिक खेल चलने के लिए कुछ पार्टी के लोगों ने समझा कि नई सरकार है और नई सरकार इसको उखाड़ना पछाड़ना ये आसान है, डिस्टेबलाइज किया जाए, तो इसके पीछे उनके मंसूबे थे। कैप्टन अभिमन्यु का घर फूंक दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही थी, लेकिन उनकी ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि सरकार कहीं ना कहीं विफल रही। सरकार विफल नहीं रही। आखिर जब इस प्रकार के मॉब होते हैं, जब मॉब होते हैं तो मॉब की घटनाओं को रोकने के लिए आखिर तो सख्ती करना यही काम होता है। और उस सख्ती करने में आखिर जब इतने लोग वहां मारे गए तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तभी उनकी मौत हुई। 30-31 लोग मरे। तो अगर एक तरफ नुकसान होता है दूसरे भी नुकसान हो ही जाता है। तो जब इस प्रकार के सब झगड़े होते हैं, उस झगड़े में नुकसान किधर कितना होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, अलग विषय। लेकिन 31 लोग उसी में मारे गए, आर्मी की पुलिस की गोलियों से मारे गए। इसी प्रकार से राम रहीम के विषय पर आ जाओ। राम रहीम के विषय में भी वही था, फैसला कोर्ट का था। कोर्ट ने बुला करके कहा कि यहाँ पर उनको हमने फैसला सुनाना है। हमने यहाँ तक निवेदन किया कोर्ट को कि आप इस फैसले को उनके डेरे के ऊपर वहीं जाकर के सुना दीजिए, और कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, आपको पंचकुला में पेश करना होगा। जब पंचकुला में पेश करना है तो जो पंचकुला में पेश करेंगे, जब उनके खिलाफ कोई सजा सुनाई जाएगी, बरी हो जाते नहीं होते ये हमको तो पता नहीं है। जब उनको सजा सुनाई गई है उसके बाद किसी प्रकार की हिंसा न हो, तब कोर्ट के आदेश से, और ये गोली चली, कोर्ट के आदेश ने कहा कोई सख्त नरमी बरतने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई गड़बड़ करता नजर आए उसको फोर्स अपना उपयोग करो। और उस फोर्स उपयोग करने के बाद 40 से ज्यादा लोग सिरसा में भी और पंचकुला में भी मारे गए। आखिर अंतोगत्वा हमको पब्लिक एट लार्ज उसकी रक्षा सुरक्षा ये करनी होती है। और जब पब्लिक एट लार्ज में इस प्रकार की कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए फोर्स का उपयोग ये फोर्स ही करती है। उस समय कोई देश, हमारा देश चलता ऐसा नहीं है, उस समय तो फोर्स को भी पूरी छूट होती है,
चाहे पुलिस है चाहे आर्मी है, और कोर्ट का आदेश साथ में था। एक आपने नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, और आपका कहना है कि जात पात की राजनीति में आप विश्वास नहीं रखते हैं, उसमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन एक केस स्टडी में पढ़ रही थी जिसमें हरियाणा के जींद से 120 दलितों की वो स्टोरी थी कि उनको मजबूरन बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा क्योंकि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। देखिए, ग्रुप्स की राजनीतियां चलती हैं, और जो ग्रुप्स की राजनीतियां चलती हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर के हमारा ये करो नहीं तो हम ये कर देंगे, ये करो तो ये कर देंगे, ये करो तो ये नहीं कर देंगे। उसके अंदर एक वर्ग ऐसा है जो सामने धमकी हमेशा देता रहता है कि हमारी ये बात मानो, नहीं तो हम जो है हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। और जो आप कह रहे हैं 120 लोग, कोई 120 लोग कहीं गए नहीं, और हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में बनने पर भी हमको तो कम से कम कोई आपत्ति नहीं है। ये एक व्यक्तिगत विषय होता है, व्यक्ति का आस्था होती है, उसकी पूजा पद्धति की, उसकी आस्था की। जो व्यक्ति हिंदुत्व में विश्वास नहीं है वो बौद्धत्व में उसका विश्वास होगा, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। और ये कोई कारण नहीं होते हैं, ये तो सेल्फ कन्विक्शन होती है कि मुझे हिंदू क्यों रहना है, मुझे बौद्ध क्यों रहना है, या मुझे और कोई धर्म अपनाना तो क्यों अपनाना है। केवल दबाव की राजनीति बनाकर कि मैं ये नहीं करोगे तो मैं हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म कर जाऊंगा। कहीं किसी प्रकार की हरियाणा के अंदर कोई समस्या नहीं है, चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट SC समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के हों, चाहे किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों। हमने जाति आधार पर ना कोई भेदभाव किया है और ना कोई आगे करेगा कोई। लेकिन मॉब लिंचिंग की चर्चा होती है इन दिनों, और ये आरोप लगता है कि जो गौ रक्षक हैं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है सरकार का। नहीं, देखिए, जैसे मैंने बताया, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। आस्थाओं का विषय होता है। इन आस्थाओं के विषय में हरियाणा के लोगों की आस्था है कि गौ के प्रति प्रेम, गौ की रक्षा ये होनी चाहिए। और आपको ध्यान में होगा, हमने आते ही असेंबली में एक एक्ट पारित किया था, गौ संरक्षण गौ संवर्धन एक्ट, जिसके कारण से कि इस प्रदेश में गौ की रक्षा भी होगी, गौ का संवर्धन भी होगा। हमारे आदिकाल से समाज के अंदर एक आस्था बनी हुई कि गाय के प्रति एक आस्था, गाय को मां भी माना है लोगों ने, तो उस नाते से सर्वसम्मति से एक्ट पारित हुआ। यहां तक के मुस्लिम समाज के भी हमारे 3 विधायक उसी असेंबली में सबसे आगे बढ़कर के उन्होंने कहा कि नहीं, हरियाणा में गौ संरक्षण गौ संवर्धन होना ही चाहिए। इसलिए गोरक्षा का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है हरियाणा के लिए। उसका हम पालन पहले भी करते रहे, आज भी करते हैं कि गौवध जो है निषेध है। लेकिन विपक्ष कहता है कि इस देश में तो गाय ज्यादा सुरक्षित है बजाय कि मुस्लिम के। ये शशि थरूर जी की ओर से कहा गया। अभी स्टेटमेंट आया, जयंत चौधरी ने कहा कि धर्म और पहनावे को देखकर लोगों को मारा जा रहा है। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, या हर एक की सुरक्षा, हर व्यक्ति की सुरक्षा, ये हमारा दायित्व है, इसको हम पूरा करेंगे। गोरक्षा के नाते से वो हमारा एक्ट है, एक्ट के अनुसार गोवध या निषेध है, उसको हम पूरा करेंगे। इसलिए जो जो आस्थाएं या जो जो कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो आवश्यक है वो इस प्रदेश में हम करते हैं, उसको हमेशा करेंगे। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है मनोहर जी, लेकिन बात लोकसभा चुनाव की करें तो हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है, जिसको आप महामिलावट कह रहे हैं। महामिलावट का अगर अरिथमेटिक देखा जाए तो 120 सीटें हैं उनके पास और 42% वोट शेयर। तो ये चुनौती तो है बीजेपी के लिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि 100% वोट हमारा होगा। हमने हमेशा ये भी कहा है एक विपक्ष भी होना चाहिए। तो मजबूत विपक्ष तो चाहिए, 100% हमको नहीं चाहिए। हमको इस देश पर राज करना है और देश के लोगों के हित के लिए करना है, अपना हित नहीं हमारा, इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए करना है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में कभी देश सुरक्षित रहा ही नहीं। तो इस नाते से हमारा टारगेट साफ है कि एक टर्म अगली जो है ये देश की जनता ने एकदम तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा देश में चल पड़ा है। लेकिन मनोहर लाल जी, जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है, नेता कोई नहीं है, क्या यही आपकी ताकत बन गई है? देखिए, हमारी अपनी एक ताकत है, उनकी कमजोरियां अलग विषय है। ये ठीक है, किसी भी एक बड़ा ऐसा जो कार्यक्रम आता है उसके अंदर शॉर्ट नाम से जिस प्रकार से एक फार्मूला होता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, सब हमको मालूम है। हमारी ताकत अपनी ये हमारी है, लेकिन सामने वाले की वीकनेस का उपयोग हम अपनी ताकत के लिए तो करेंगे ही। हम राजनीति कर रहे हैं, हम कोई ग्रंथ थोड़ी पढ़ रहे हैं। राजनीति में सामने वाले की वीकनेस वो अपनी ताकत क्यों नहीं बनाएंगे? अपनी ताकत बनाएंगे। हाँ, हमारी इसकी अलग भी जो ताकत है वो भी जनता को पता है। हमारी ताकत, सामने वालों की वीकनेस, दोनों का उपयोग करके और इस देश में दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना, और 4 महीने बाद हरियाणा में भी
यही चुनाव आने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, एक टर्म हरियाणा की अगली फिल्म सुनिश्चित करने जा रहे हैं। हरियाणा की जनता इस समय प्रभावित है। जिस प्रकार से हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है हरियाणा के अंदर, आपको पता है कि हरियाणा में नौकरियां बिकती थी। किसी भी नौजवान को नौकरी लेने के लिए अपने माताजी पिताजी को मजबूर करना पड़ता था कि माँ अपने गहने बेच दो, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी एक एकड़ जमीन बेच दो, मुझे पैसे चाहिए, और जाके ब्राइब देता था, नौकरियां खरीदता था, और ये धंधे चलते थे, गिरोह होते थे। हमने इस बार आकर के ग्रुप सी और डी में यहाँ तक इंटरव्यूज हटा दिए हैं आपने, इंटरव्यू समाप्त कर दिए कि जिस इंटरव्यू के नाम से ये भ्रष्टाचार चलता था उसको समाप्त कर दिया। और फिर मेरिट के ऊपर कोई नकल नहीं, कोई कुछ नहीं, शुद्ध मेरिट। आज गांव में अगर 50 लोग लगते हैं, जो नहीं लगे उनको भी प्रसन्नता है कि भाई कम